हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। और अगर आप सभी बच्चे एक ऐसा चैनल को खोज रहे हैं जहाँ पे आपको क्लैट के लिए इंग्लिश पढ़ाया जाएगा और वो अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो आप सही चैनल पे आए हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तो हमारी एक सीरीज चल रहा था पास्ट ईयर पेपर का। वी हैव कंप्लीटेड अप टू 2022। ठीक है, 3 साल का पेपर कंप्लीट हो चुका है, 24 का, 23 का, 22 का। तो आज हम लोग 21 के पेपर को देख लेंगे और ये भी देखेंगे कि ट्रेंड कैसा रहा, हाउ वाज द पैटर्न कैसा रहा 4 सालों में। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग आगे बात करते रहेंगे पैसेज के थ्रू। ठीक है, चलो। तो पहला पैसेज क्या है, आपको पूरा हेडिंग दिया गया है कि पैसेज जो है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो स्कैंडल इन बोहेमिया बाय आर्थर कैनन डोएल। ठीक है, तो ये एक इंग्लिश लिटरेचर के एक राइटर है और ये जो पूरा पैसेज है, पैसेज थोड़ा सा डिटेक्टिव टाइप पैसेज है, शार्लक होम्स को लेके पैसेज है, तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो ओके। तो कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ होता है वो ये मान के चलो कि कोई व्यक्ति बोल रहा है। ठीक है, आइदर वो नरेटर हो सकता है, आइदर वो पैसेज के अंदर जो भी लोग प्रेजेंट होते हैं वो कोई व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी बात को कोटेशन करते हैं। ठीक है, या फिर नरेटर, अगर मैं हूँ नरेटर, तो अगर कोटेशन के अंदर कोई लाइन है, मतलब कोई व्यक्ति कोई लाइन बोला है और मैं डिटो वही लाइन चिपका रही हूँ, तो फिर मुझे कोटेशन के अंदर वो लाइन को देना पड़ता है। ठीक है, चलो। आई रैंग द डोरबेल एंड ओके, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो कोटेशन के अंदर है, दिस इज सी जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट विल बी हैपन लेटर। ठीक है, बाद में जो हम लोग देखेंगे उसका जस्ट एक एक्सप्रेशन है। तो थोड़ा सा आप इसको समझ लोगे तो आप बाद वाला जो पोर्शन होगा वो आप समझ जाओगे। ठीक है, I rang the doorbell and was shown up to the chamber which had formerly been in part my own। ठीक है, मैंने दरवाजे को I rang the bell, मैंने जो बेल था दरवाजे का वो मैंने रैंग किया एंड देन शोन ऑफ द चेम्बर, और मैंने चेम्बर में गया जो पहले मेरा हुआ करता था। ठीक है, विथ हार्डली अ स्पोकन वर्ड स्पोकन, शार्लक होम्स वेव मी टू एन आर्म चेयर, देन ही स्टूड बिफोर द फायर एंड लुक्ड मी ओवर इन ए सिंगुलर इंट्रोस्पेक्टिव फैशन। और घुसते ही शार्लक होम्स जो है उन्होंने मुझे एक आर्म चेयर दिया। आर्म चेयर मतलब क्या होता है, जो आप बैठते हो और वो ऐसे 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 थोड़ा सा हिलता है ना, वो मुझे दिया। ठीक है, एंड देन ही स्टूड बिफोर द फायर एंड लुक्ड मी ओवर इन हिज सिंगुलर इंट्रोस्पेक्टिव फैशन। फिर शार्लक होम्स जो है वो मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, वॉटसन यू डिड नॉट टेल मी दैट यू इंटेंडेड टू गो इनटू हार्नेस। फिर उन्होंने पूछा वॉटसन से, मतलब ये व्यक्ति का जो नाम है आई, वो वॉटसन है। ठीक है, वो वॉटसन है। तो वॉटसन से शार्लक जो होम्स है वो पूछ रहे हैं कि तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे जो इंटेंशन है वो हार्नेस में जाने का इंटेंशन है। ठीक है, देन हाउ डू यू नो। फिर वॉटसन ने पूछा कि तुमको कैसे पता। आई सी इट, आई डिड्यूस इट। हाउ डू आई नो दैट यू हैव बिन गेटिंग योर सेल्फ वेरी वेट लेटली एंड दैट यू हैव अ मोस्ट क्लमजी एंड केयरलेस सर्वेंट गर्ल। तो शार्लक होम्स ने क्या बोला कि आई सी इट, मैं देख पाता हूँ। आई डिड्यूस इट, डिड्यूस मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ आप देखते हो। ठीक है, तो देखने के बाद आपको उधर से क्या मॉरल मिलता है, क्या जिस्ट मिलता है, उसको आप डिड्यूस करके उसको एक थोड़ा सा एक लाइन में आप उसको क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो। तो वही बात है। माई डियर होम्स सेड आई, वॉटसन ने बोला माई डियर होम्स दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। It is true that I had a country walk on Thursday and came home in dreadful mess, but as I have changed my clothes, I can't imagine how you deduce it. As to Mary Jane, she is incorrigible, but there again I fail to see how you work it out। इसका मतलब ये है कि शार्लक होम्स जो है उन्होंने वॉटसन से ये कहा कि मैं ये देख पा रही हूँ कि तुम मतलब वेट नहीं हुए हो, है ना, वेट नहीं हुए मतलब तुम नहाए नहीं हो बहुत दिनों से। तो फिर वॉटसन ने ये बोला कि तुमको कैसे पता, दिस इज टू मच, मतलब तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तुमको कैसे पता कि मैं ऐसे किया हूँ। तो फिर बोला बट एज आई हैव चेंज माई क्लोथ्स, पर मैंने अपना क्लोथ्स जो है वो चेंज किया, भले ही मैं नहीं नहाया हूँ पर आई हैव चेंज माई क्लोथ्स, बट स्टिल शार्लक होम्स को ही पता है कि उन्होंने नहीं नहाया है। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ डिटेक्टिव वाला विजन है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा हंसी मजाक वाला पार्ट था, उसके आगे देखेंगे क्या है। ओके, इट इज सिंप्लिसिटी इटसेल्फ सेड ही, माई आईज टेल मी दैट ऑन द इनसाइड ऑफ योर लेफ्ट शू जस्ट वेयर द फायरलाइट स्ट्राइक्स इट द लेदर इज स्कोर्ड बाय 6 मोस्ट पैरेलल कट्स। ओके,
ठीक है। ऑब्वियसली दे हैव बीन कॉज्ड बाय समवन हु वाज वेरी केयरलेसली स्केयर्ड राउंड द एजेस ऑफ द सोल इन ऑर्डर टू रिमूव क्रस्टेड मड फ्रॉम इट। तो इसमें ये बोला गया है कि तुम सब तो अपने अंदर एकदम झकाझक करके आए हो, पर तुम्हारे जो शूज़ में जो सोल है उस पर देखो मड लगा हुआ है, और उस पर मुझे मिल गया, देखने को मिल गया कि तुम नहीं नहाए हो या फिर तुम नहीं साफ़ की हो अपनी चीज़ें, ठीक है। Hence you see my double deduction that you have been out in the well weather and that you had a particular malignant boot slitting specimen of the London slavery। ठीक है, चलो इन फिक्शन ये तो था कि एक दूसरे के बीच में क्या बातचीत चल रहा है, ठीक है। तो इन फिक्शन डिटेक्टिव लाइक होम्स आर यूजुअली पोर्ट्रेड एज पीपल विथ एक्सेप्शनली ब्रिलियंट माइंड्स। तो फिक्शन में क्या होता है, व्हाट इज फिक्शन एंड व्हाट इज नॉन फिक्शन। फिक्शन में होता है जब आप एक इमेजिनरी कैरेक्टर को लेके कोई चीज़ लिखते हो, है ना, कि वो मतलब असलियत में वो नहीं करता है, प्रेजेंट नहीं है वो, ठीक है, उसका कोई प्रेजेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल यू आर राइटिंग अ स्टोरी, राइटिंग अ नोवेल विथ अ इमेजिनरी कैरेक्टर। बट नॉन फिक्शन क्या होता है, जब कोई चीज़ रियल में होता है, ठीक है। चलो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट माइंड, तो कभी कभी फिक्शन में ये दिखाया जाता है शार्लक होम्स जैसे लोगों को, शार्लक होम्स जैसे डिटेक्टिव को ऐसा दर्शाया जाता है कि उन लोगों के पास एक ब्रिलियंट माइंड है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ब्रिलियंट माइंड नहीं होगा तो फिर कैसे वो एक डिटेक्टिव बन पाएंगे, है ना। दे पोजेस द रेयर स्किल टू and analyze what ordinary people can't. Okay, they have incredible abilities to infer, deduce, induce and conclude. Then there is G.K. Chesterton's fictional Catholic priest Father Brown, who relies on his extraordinary power of sympathy and empathy that enable him to imagine and feel as criminals do. Okay, तो इसमें क्या बोला गया है, पहले तो ये लाइन ये था कि शार्लक होम्स के पास एक इनक्रेडिबल पावर है। इनक्रेडिबल मतलब एक अलग सा, ठीक है, एक पावर है जहाँ पे वो हर एक चीज़ को देख सकते हैं, उससे डिड्यूस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग रीजनिंग में करते हैं, ठीक है। फिर एक और व्यक्ति है जिनका नाम है जीके चेस्टरटन। उनके फिक्शनल कैरेक्टर में एक ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम जो है कैथोलिक प्रीस्ट, जो कि कैथोलिक प्रीस्ट है। तो उनके अंदर क्या एक फीचर है, उनके अंदर क्या एक कॉमन चीज़ है कि वो ब्राउन हु रिलाइज ऑन इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी। उनके अंदर सिंपैथी और एम्पैथी किसके प्रति, किनके प्रति, दैट एनेबल हिम टू इमेजिन एंड फील एज क्रिमिनल्स, जिसके थ्रू वो क्रिमिनल्स क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो भी वैसे सोच लेते हैं। वो भी एम्पैथी मतलब क्या होता है, अच्छा सिंपैथी होता है कि अगर कोई दुख है, कोई दुखी है तो हम उनको बस ऐसे बोलते हैं अरे मत रो ऐसे। पर जब एम्पैथी होता है तो क्या होता है कि हम लोग उनके जगह पे बैठ के उस चीज़ को फील करने की कोशिश करते, एम्पैथी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ही एक्सप्लेन्स, आई हैड थॉट आउट एग्जैक्टली हाउ अ थिंग लाइक दैट कुड बी डन एंड इन व्हाट स्टाइल और स्टेट ऑफ माइंड अ मैन कुड रियली डू इट एंड व्हेन आई वाज क्वाइट श्योर दैट आई फेल्ट एग्जैक्टली लाइक द मर्डरर माई सेल्फ, ऑफ कोर्स आई न्यू हू ही वॉज। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्रीस्ट बोल के जो व्यक्ति है वो अपना जो एम्पैथी है, अपनी जो सिंपैथी है वो दिखाते हैं, और एम्पैथी सिंपैथी जब वो दिखाते हैं तब वो अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के जगह पे बैठा लेते हैं, और व्यक्ति के जगह पे बैठा लेने पर जो भी मर्डरर ने जो भी कुछ किया है वो खुद वो अपने अंदर वो करने नहीं लगता है, वो अपने अपने सोचने लगता है, और फिर उसके बाद जाके उनको पता चलता है कि एक्चुअली मर्डरर कौन है, ठीक है। Sherlock finds the criminal by starting from the outside. He relies on science, experimental methods and deduction. On the contrary, Father Brown uses varied psychological experiences learned from those who make confession of crime to him. He relies on introspection, intuition and empathy. तो शार्लक होम्स और फादर ब्राउन में क्या डिफरेंशिएशन है। शार्लक होम्स जो है वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, पर द फादर ब्राउन जो है वो किस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो करते हैं साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस में, कि कैसे कोई व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं, उनके साइकोलॉजिकल नॉर्म्स क्या है, या फिर फादर ब्राउन जो है वो क्रिमिनल के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं उनके माइंडसेट वो जान लेते हैं, और इसके थ्रू वो मर्डर को भी बाद में कोई क्राइम हुआ तो वो पहचान लेते हैं, ठीक है। देयर इज येट अनदर सेट ऑफ डिटेक्टिव लाइक दोज क्रिएटेड बाय राइटर्स लाइक अगाथा क्रिस्टी। ओके, हर बेल्जियन डिटेक्टिव Hercule Poirot is a storyteller who draws information from the stories that others tell. Okay, he patiently listens to numerous accounts of what happened, where it happened and how it happened. He listens for credibility and ambiguity. He identifies why and how the pieces of jigsaws don't fit together. Ultimately, he uncovers the
ट्रुथ। ठीक है, तो अगाथा क्रिस्टी का जो पैटर्न है सोचने का समझने का वो अलग है। वो क्या करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लोगों का स्टोरी सुनते हैं, फिर उधर से इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं एंड देन उनको जिक्सॉ फिट। अच्छा, जिक्सॉ फिट क्या होता है? जिक्सॉ फिट क्या होता है? अच्छा मैं आपको बताऊं, जिक्सॉ फिट होता है जब आप ज्योग्राफी में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़े होंगे, है ना। तो उधर क्या बोला गया है, जिक्सॉ फिट मतलब कहीं ना कहीं कंटिनेंट जो है उसका जो कोस्ट लाइन जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच होता है ना। कि ये बोला जाता है कि कंटिनेंट जो है वो पहले एक दूसरे के साथ मैच था, लगा हुआ था। तो जिक्सॉ फिट मतलब एक पजल के साथ दूसरे पजल को मिलाना ताकि वो सेम दिखे, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को मिलाना ताकि वो बाद में जाके एक टुकड़ा बन जाए, एक टुकड़े ऑफ इन्फॉर्मेशन बन जाए, एक सिंगल पीस बन जाए। ठीक है, तो वो होता है जिक्सॉ फिट। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करके वो क्या करते हैं, वो एक सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जहाँ से उनको क्रिमिनल का पता चल जाता है। ठीक है, चलो okay, so what is the question? First question is, from the passage it can be inferred that Watson is Holmes' mentor. Okay, earlier Watson used to live with Holmes. Watson is a detective and Watson shares all his personal matters with Holmes. अच्छा, आपको ये देखने को मिलेगा कि Watson जो है वो डिटेक्टिव नहीं है। ठीक है, फिर Watson Holmes के मेंटर भी नहीं है। कि मेंटर होते तो Holmes जो बोल रहे होते उसको पहले से ही Watson को पता चल गया होता है ना। Watson को पता ही नहीं था कि Holmes को कैसे ये सब जानने को मिल रहा है कि वो नहाया है कि नहीं। ठीक है, Watson shares all पर्सनल मैटर्स विथ होम्स। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो पर्सनल मैटर्स अगर शेयर कर रहे होते तो वॉटसन ये भी शेयर करते कि अच्छा हम तो नहाए थे, हम तो नहीं नहाए थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इधर क्या होगा, अर्लियर वॉटसन यूज्ड टू लिव विथ होम्स। ठीक है, ये सही आंसर है। इट इज़ एविडेंट दैट फॉर सॉल्विंग केसेस फादर ब्राउन रिलाइज लार्जली। मैंने आपको बताया कि फादर ब्राउन जो है वो किस पे डिपेंड करते थे, किस पे, एम्पैथी एंड सिंपैथी ऑफ द क्रिमिनल एंड ऑफ द मर्डरर, ऑफ द पीपल, ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? ऑब्वियसली हिज ओन सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक थॉट प्रोसेस अबाउट क्रिमिनल्स। ठीक है, ठीक है, इस पे सिर्फ, अच्छा इस पे सिंपैथेटिक है तो इस पे सिर्फ सिंपैथेटिक नहीं होगा, इट विल बी एम्पैथी एंड सिंपैथी बोथ। ठीक है, एंड देन अ डिटेक्टिव एनालिसिस ऑफ क्राइम एंड हिज एबिलिटी टू सिंपैथाइज, नहीं, ये नहीं है। ठीक है, चलो, फॉर द 3 डिटेक्टिव्स, 3 डिटेक्टिव के नाम जो आपको ने देखा, एक है शार्लक होम्स, एक है फादर ब्राउन और एक है अगाथा क्रिस्टी। तो 3 डिटेक्टिव के अंदर विच वन ऑफ दिस वुड बी नॉन एसेंशियल फॉर सॉल्विंग क्रिमिनल केस? इन तीनों के अंदर क्या एक चीज़ है जो एसेंशियल नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है केस सॉल्व करने के लिए? ठीक है, एक है फॉरगिविंग नेचर, एक है सेंसिटिविटी, एक है क्रिटिकल थिंकिंग, एक है पेशेंस। अच्छा, सेंसिटिविटी क्या है? कोई चीज़ के प्रति सेंसिबल होना, ये तो वो लोग है। एम्पैथी सिंपैथी तो है ना, तो ये हमारे आंसर नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग ये तो वो लोग करते हैं, तो ये नहीं होगा। पेशेंस भी लोगों के अंदर है, क्योंकि एक डिटेक्टिव के अंदर पेशेंस नहीं होगा तो वो कोई चीज़ को इन्फर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया? फॉरगिविंग नेचर। ओके, फॉरगिविंग नेचर विल बी द राइट आंसर, क्योंकि वो फॉरगिविंग मतलब वो नेचर को फॉरगिव करते हैं और नेचर के साथ कोई उनका उतना तालमेल है भी नहीं। ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व केसेस Poirot used the art of the narrative that he has been told. अच्छा, he has been told. Poirot क्या करते हैं? वो इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं, वो स्टोरी को सुनते हैं। इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद वो क्या करते हैं? वो हर एक इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, उनमें जो लिंक है वो लिंक को जोड़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? डिटेक्टिव एंड एनालाइजिंग द मिसिंग लिंक। ठीक है, ओके, चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द वर्ड इनकॉरिगेबल इज द एंटोनिम ऑफ। अच्छा, इनकॉरिगेबल मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति अपने स्वभाव को, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, वो लोग डिसरेस्पेक्टफुल होता है, दे आर वेरी एरोगेंट, चेंज नहीं करना चाहते। बट रिपेंट, अच्छा, हैबिचुअल मतलब कोई चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाना। ठीक है, अनपरफॉर्मेबल मतलब जो इंसान परफॉर्म नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। ठीक है, ओके, रिपेंटेंट मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति ग्रेटफुल होते हैं, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा होता है। ठीक है, दे आर द रिपेंटेंट एंड द राइट आंसर विल बी रिपेंटेंट। ठीक है, ओके, ये आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा सही आंसर है, तो रिपेंटेंट विल बी द राइट आंसर। हाँ, ओके, तो फिर हमारे नेक्स्ट जो पैसेज है, ठीक है, तो हर एक पैसेज को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। देखो, हम आपको लाइन लाइन समझा रहे हैं, मैं आपको रोज़ ये बात बोलती हूँ कि हम आपको लाइन टू लाइन समझा रहे हैं, मतलब ये बात बिल्कुल नहीं है कि आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में जाके हर एक लाइन को पढ़ना है और उसको समझना है, उसका मीनिंग निकालना है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको एक पैसेज पढ़ना है, उसका दिमाग में स्कैन करना है कि व्हाट विल बी द जिस्ट, वो उसका जिस्ट क्या होगा। ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक लाइन को पढ़ के उसको क्या करें, समझें। चलो,
सिंस लॉन्ग वी हैव विटनेस्ड अनइमेजिनेबल लेवल्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट। मतलब बहुत दिनों से हमारे पास कभी कभी फेलियर आता है, कभी कभी सक्सेस आता है, ठीक है। बिजनेस, साइंटिफिक मिशंस एंड इवन वर्ड्स फ्रॉम सच ट्रियम्स एंड डिफीट इमर्जेस द मच डिबेटेबल थॉट, इज प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी मोर इंपॉर्टेंट देन एग्जीक्यूशन। तो ये सब जो हमको फेलियर सक्सेस मिला है, उससे हमको एक प्रश्न जो है वो हमारे दिमाग में ये जागता है कि क्या प्लानिंग और स्ट्रैटेजी, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब होता है कोई आपने ये किया है कि अच्छा मैं तो 2 घंटा दिन में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है, फिर आप 2 घंटे पढ़ते हो, मतलब 2 घंटे पढ़ूंगा वो आपका प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी था, और 2 घंटे जब आप पढ़ते हो इन एन पर्सन, जब आप कोई काम करते हो वो आपका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो इधर बोला गया है कि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन से। ओके, सम प्रोजेक्ट लीडर्स एंड देयर टीम्स आर ऑफ व्यू दैट प्लानिंग लीड्स टू द क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। कुछ प्रोजेक्ट लीडर्स जो है वो ऐसा मानते हैं कि प्लानिंग जो है लीड्स टू क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी लाता है कि आपको सही में क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी लाते हैं। इट हेल्प्स टू सेट द टाइमलाइन एंड द बजट। Okay. Consequently, when the planning is haphazard and unstructured, the very aims of the project become hazy. और जब आपको ये दिखेगा कि जब आप ये देखते हो कि आपको जो प्लानिंग है वो मतलब स्ट्रैटेजी नहीं है उनमें कोई, या फिर वो बहुत हैपजर्ड है, मतलब इधर उधर, तो फिर आपको ये दिखेगा कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो भी सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, दिस फर्दर लीड्स टू अनप्रेसिडेंटेड बजट कोलैप्स एंड पुअर टाइम मैनेजमेंट। और इसके लिए क्या होता है, हमारे पास प्लानिंग नहीं रहता है तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास बजट जो है वो कोलैप्स होता है, एंड देन पुअर टाइम मैनेजमेंट, और फिर टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आ जाता है ना। फिर इन सम केसेस टीम्स हैव वर्कड रिलेंटलेसली complete assignment, but poor planning has invariably led to customer dissatisfaction and at times a complete collapse of the entire project. In the words of Benjamin Franklin, failing to plan is planning to fail. तो क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि प्लान नहीं करते हैं तो काम नहीं बन पाता है, ये सब कुछ। और फिर इसके हिसाब से हमको एक लाइन याद आ रहा है, मतलब जो नैरेटर है वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमको एक लाइन याद आ रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन का कि फेलिंग टू प्लान, अगर आप प्लान करने में सक्षम नहीं हो, ठीक है, तो प्लानिंग टू फेल, देन यू आर प्लानिंग टू फेल, तो आप फेल करने का प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो, अगर आपसे प्लानिंग नहीं बन पा रहा है, तो आप ये प्लान कर रहे हो कि कैसे फेल हुआ जाए, ऑब्वियसली, ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। Numerous entrepreneurs have the faith that strategies help to enhance not only speed and quality of production but also consumer satisfaction. तो क्या बोला गया कि एंटरप्रेन्योर्स लोग ये समझते हैं कि जो स्ट्रैटेजी है वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इफ़ देयर आर नो स्ट्रैटेजीज टू टैकल अनप्लान्ड इवेंट और अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट कमिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल। अगर कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं रहा कि एक प्रोजेक्ट को कैसे टैकल किया जाएगा, तो जो प्रोजेक्ट का जो आउटकम होगा वो एकदम खराब होगा, उससे कोई काम बनने वाला है नहीं, ठीक है। Some of the world's best airports, bridges and astronomical missions are the result of careful planning and excellent strategies. तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट, बेस्ट स्टेशन, वो किसका एक आउटपुट है, बेस्ट प्लानिंग एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी का एक आउटपुट है, ठीक है। हाउएवर देयर आर सम आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स हु प्रेफर टू ड्राइव स्ट्रेट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ आइडियाज एंड द पूल ऑफ एग्जीक्यूशन। और फिर कुछ आर्किटेक्ट भी है, कुछ अच्छे बड़े आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर भी हैं जो क्या करते हैं, एकदम स्ट्रेट ड्राइव करते हैं, कहाँ से पूल ऑफ एग्जीक्यूशन तक, ठीक है। पूल ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब एक आइडिया बनाते हैं वो लोग और फिर ड्राइव स्ट्रेट, और फिर स्ट्रेट जाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, उसको इन पर्सन करने के लिए। ओके, दे बिलीव दैट सुटेबल स्ट्रैटेजीज आर बेस्ट शेप्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। ग्रेट प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज और कैन फेल व्हाइल एनकाउंटरिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ठीक है। स्टीव जॉब सेज, अच्छा स्टीव जॉब एक व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि टू मी आइडियाज आर वर्थ नथिंग लेस एग्जीक्यूटेड अनलेस एग्जीक्यूटेड। अच्छा, उनके लिए ये है, उनका मतलब ये है कि आइडियाज तब तक अच्छा नहीं होगा, तब तक मेरे लिए वो सक्षम नहीं है जब तक वो एग्जीक्यूटेड ना हो, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला था कि मेरे लिए तो आइडिया सबसे पहले है, प्लानिंग सबसे पहले है, पर इनके लिए क्या है, जब तक कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक वो मेरे लिए क्या है, अनप्लान्ड है, वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है, ठीक है। They are just a multiplier. Execution is worth millions. Okay. According to Bill Gates, unhappy customers are the greatest source of learning. Bill Gates के हिसाब से
अनहैप्पी कस्टमर मतलब अगर कोई व्यक्ति अनहैप्पी है, अगर कोई कस्टमर अनहैप्पी है, वो आपको फीडबैक दे रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, तो आपको उधर से सीखने को मिलेगा कि अच्छा क्यों नहीं पसंद है, कैसे हम लोग और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। Fickle-minded consumers and wavering market trends can mar projects that stand on fixed plans. Okay, it is the need-based, flexible, and innovative strategies that help to withstand the impact of this vacillating desires and trend. Okay, ये इसका मतलब बिल गेट्स ने जो समझा है वही है, ठीक है। ओके, आफ्टर रिगोरस प्लानिंग एंड टेस्टिंग अ न्यू रेसिपी ऑन 2 लाख कंज्यूमर, मतलब प्लानिंग करने के बाद फिर टेस्टिंग करने के बाद एक न्यू रेसिपी को 2 लाख कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। इन 1985 द कंपनी कोक बॉट आउट द न्यू कोक, द कंपनी कोक, कंपनी जो कोक का जो कंपनी है वो फिर से एक नया कोक लाया, ठीक है, नया कोक वो मार्केट में लॉन्च किया। मच टू द कंपनीज डिसमे द प्रोडक्ट डिड नॉट टेक ऑफ एज एक्सपेक्टेड एंड द फाइनेंशियल लॉस वाज एनॉर्मस। और फिर जब नया कोक वो लाए, ठीक है, नया कोक को लाए तो फिर कोई मतलब अच्छा चला नहीं मार्केट में, फिर वो क्या हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका आइडिया भी सही नहीं है तो आप कितना भी उसको एग्जीक्यूट करो वो नहीं हो सकता है, वो नहीं बन पाएगा। और अगर आपका आइडिया सही भी है और अगर आप उसको एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो वही आपका काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। दे आर बोथ इंटरडिपेंडेंट, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ये पहले करना है तब जाके ये होगा, ठीक है। Okay, the company realized that during the process of data collection, it had not considered the product loyalty and old-fashioned habits of the consumer. तो फिर इधर क्या बोला गया है कि कंपनी का ये गलती था कि जब वो एग्जीक्यूट किए हैं प्लान को, तो उन्होंने ओल्ड फैशन कंज्यूमर मतलब जो पहले जो कोक को कंज्यूम करते थे, ओल्ड फैशन कंज्यूमर, उनके डेटा नहीं लिया गया। क्यों? उनको क्या पसंद है, ठीक है, उनको ऐसे ग्रांटेड ले लिया गया कि हम लोग जो पिलाएंगे वो लोग वो पी लेंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं, आप जो पिलाएंगे वो तो हम पियेंगे नहीं, है ना। तो हियर अ बैलेंस ऑफ pragmatic planning, effective strategy and efficient execution is likely to ensure the accomplishment of tasks at each stage of project. Okay, successful execution is not an easy journey. The road is winding and bumpy. It may require tweaking or at times abandoning the original plan and redesign it. तो आपको ओरिजिनल प्लान को आगे ले जाना है और उसको फिर से रिडिज़ाइन करना है। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले जो लोग एक चीज़ पीते थे वो अभी भी वो लोग पियेंगे, हो सकता है उनका टेस्ट बदल जाए। तो आपका प्लान सेम होना चाहिए पर उसको थोड़ा सा रिडिज़ाइन करेंगे तो वो सही होगा, ठीक है। और फिर ऑफन वी टर्न टू नेचर फॉर इंस्पिरेशन, कभी कभी हम नेचर को भी देखते हैं कि अच्छा नेचर से हमको क्या इंस्पिरेशन मिलने वाला है, ठीक है। थिंक प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज आर दिस सीड, ओके। एग्जीक्यूशन इज द नरिशमेंट, कंज्यूमर इज द कैप्रिशियस वेदर, ओके। वी टर्न टू नेचर फॉर इंस्पिरेशन, थिंक प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी आर द सीड। अच्छा, थिंक प्लान और स्ट्रैटेजी जो है वो सीड है, उसको हम ज़मीन पे सीड मतलब उस जहाँ से सब कुछ निकलेगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन नरिशमेंट, एग्जीक्यूशन मतलब आप सीड के ऊपर जितना आप एग्जीक्यूट करोगे वो उतना अच्छे से ग्रो होगा, नरिश होगा, ठीक है। एंड कंज्यूमर इज द कैप्रिशियस वेदर, कंज्यूमर जो है वो वेदर है जिसके थ्रू वो प्लान जो है वो और अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। प्लान इन सेंस कि उसको एक मेटाफोर तरीके से यूज़ किया गया है जो कि कंपनी, बिल्डिंग या फिर कुछ भी एंटरप्रेन्योर्स का काम हो सकता है, ठीक है। चलो, द पैसेज कैन बी बेस्ट टर्म्ड एज, ओके, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, ओके, एब्स्ट्रैक्ट एंड नैरेटिव, ठीक है। तो क्या होता है, देखो एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चीज़ मतलब कोई फीलिंग, इमोशन या फिर ऐसा चीज़ जो इमेजिनरी है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। नैरेटिव मतलब क्या होता है, जब हम कोई व्यक्ति नैरेट करता है, कोई व्यक्ति अपने भावनाओं को, अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को या फिर उन्होंने जो कुछ भी देखा, सहा, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो सब वो करते हैं। तो ऐसा नैरेटिव वो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, एक्सपोजिटरी बोलेंगे, आई एम सॉरी, हाँ, एक्सपोजिटरी बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई एक पैसेज को अच्छे से डिस्क्राइब करना, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना। देखो डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, जो पहले से ऑलरेडी डिस्क्राइब मतलब उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। पर एक्सपोजिटरी क्या होता है, जब एक एक लाइन आपका डिस्क्राइब करने के लायक हो, कि एक लाइन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है, ठीक है। ओके, द ऑथर्स मेन पर्पस इज टू, ऑथर्स का मेन पर्पस क्या है, ओके, क्या है कि सजेस्ट दैट पीपल सक्सीड ओनली व्हेन दे हैव ग्रेट स्ट्रैटेजीज। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हाईलाइट द फैक्ट दैट एग्जीक्यूशन इज इनडिस्पेंसेबल एज प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। यस, इस पर यह बोला गया कि एग्जीक्यूशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी ज़रूरी है। अच्छा, इनडिस्पेंसेबल मतलब ऐसे कि इसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं, ठीक है। चलो, फ्रॉम द फेलियर ऑफ न्यू कोक द कंपनी लर्न दैट, अच्छा,
न्यू कोक के फेलियर से कंपनी ने क्या सीखा कि कोई भी कंज्यूमर के हैबिट को हमको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चेंजेस इन कंज्यूमर्स हैबिट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ओके, फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट स्टीव जॉब, अच्छा प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक ठाक बनाने के लिए स्टीव जॉब ने क्या बोला, स्टीव जॉब ने किसके बात को नहीं माना। ओके, तो क्या होगा, प्रोपोगेट्स एन अप्रोच दैट इज सिमिलर टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना था? नहीं माना था, उनका अप्रोच अलग था, फ्रैंकलिन का अप्रोच अलग था, ठीक है। सजेस्ट एन अप्रोच दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बेंजामिन फ्रैंकलिन, यस ये तो होगा, ये तो सही है, यही तो था। Okay, the customer in consumer is the capricious weather refers to the demand of। अच्छा, मैंने अभी आपको बोला कि ये जो सीड यूज़ किया गया है, ये जो प्लांटेशन यूज़ किया गया है, ये जो वेदर यूज़ किया गया है, ये क्या है, ये मेटाफोर है, ठीक है, ये मेटाफोर के हिसाब से यूज़ किया गया है। तो इसीलिए इसका उत्तर डायरेक्ट, अब इसको मेटाफोर डाल दो। मेटाफोर क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ समथिंग विथ समथिंग। तो इधर हम लोग कंज्यूमर को वेदर के साथ कंपेयर किया, ठीक है। ओके, ये आपके वैक्सीनेशन के ऊपर एक पैसेज है, आप पढ़ोगे तो अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। ओके, सिंस द वर्ल्ड वाइड इनोक्यूलेशन प्रोसेस इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, अच्छा इनोक्यूलेशन प्रोसेस आपको जानना है, इन्फ्यूजिंग द इम्यूनिटी, ठीक है, क्या जो इम्यूनिटी इन्फ्यूज़ किया जाता है एक व्यक्ति के अंदर, ठीक है, जो पैथोजेन वायरस, ठीक है, तो वो इनक्यूलेशन होता है, आर्टिफिशियल इन्फ्यूजिंग ऑफ द इम्यूनिटी, ठीक है। फिर प्रोसेस इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वैक्सीन डिप्लोमेसी हैज़ बिकम अ हॉट टॉपिक। ओके, वैक्सीन डिप्लोमेसी जो है वो एक हॉट टॉपिक है। वैक्सीन डिप्लोमेसी मतलब क्या है, डिप्लोमेसी मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे देश के साथ जो रिलेशन है। वैक्सीन मतलब वैक्सीन के थ्रू कैसे कैसे एक दूसरे देशों के साथ हम लोगों का रिलेशन बढ़ा है या फिर घटा है, उसका, ठीक है, उसका पूरा definition. In their quest for ensuring vaccine security, a report by the New York Times based on the data on vaccine contracts compiled by Duke University shows that the advance purchase contract made by some advanced country for potential vaccine could vaccinate their population many times, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये बोला गया है कि द एडवांस परचेस कॉन्ट्रैक्ट, जो देश जो है वो एडवांस परचेस कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है बाय सम एडवांस कंट्री, किसी एडवांस कंट्री के द्वारा, ठीक है, फॉर पोटेंशियल वैक्सीन कुड वैक्सीनेट, और फॉर पोटेंशियल वैक्सीन, तो जो उन्होंने बनाया है एक कॉन्ट्रैक्ट, उससे उनके जो पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन मिलेगा, पोटेंशियल वैक्सीन उनको मिलेगा। तो मेनी टाइम्स, द यूरोपियन यूनियन 2 times, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम 4 times, एंड कनाडा 6 times। ओके, द एक्सपेक्टेशन दैट एन अर्ली वैक्सीनेशन विल ब्रिंग बैक normalcy and a required boost to economic growth fueled many advanced countries to engage in vaccine battles। तो ये जो दिमाग में लोग सोचते हैं कि वैक्सीन देने से, वैक्सीन पूरे पॉपुलेशन को देने से वो उनके जो कंट्री है वो नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे और फिर उनकी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। उससे क्या हुआ है, बहुत सारे कंट्री अपने वैक्सीन बैटल्स में उतर गया है, वैक्सीन बैटल्स में उतर गया है, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ पब्लिक गुड एंड ग्लोबल कोऑपरेशन हैव गॉन आउट ऑफ द विंडो नाउ व्हाइल एडवांस कंट्रीज हैव टर्न देयर बैक ऑन द नीड ऑफ पुअर कंट्रीज टू एक्सेस कोविड-19 वैक्सीन। ओके, इंडिया हैज डिस्प्लेड एम्पैथी टू देयर नीड्स, बहुत सारे कंट्री अपने अपने देश के लिए वैक्सीन मंगवाए हैं और इंडिया जो है वो भी हमेशा की तरह इंडिया को कुछ नहीं मिलेगा कहीं और देश से, बट इंडिया हमेशा सभी के लिए खड़े है ना, एम्पैथी दिखाता है, ठीक है। इंडिया हैज टेकन अ पोजीशन दैट अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ अप्रूवल क्लोजेस व्हाइल परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट। तो इंडिया अपने पोजीशन लिया है, एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो वैक्सीन है वो इम्पोर्ट किया जाएगा, ठीक है। एक मिनट, वो इंपोर्ट क्यों जाएगा, वाइल इट्स एक्सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्रीज विल बी अंडर ग्रांट मोड, इनिशियल शिपमेंट और वैक्सीन लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें ये बोला गया है कि जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा। वेरी गुड। एंड शिपमेंट ऑफ वैक्सीन फ्रॉम इंडिया हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रीचिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। ओके, और जो शिपमेंट है इंडिया का वैक्सीन वो डेवलपिंग वर्ल्ड में चला गया, मतलब सभी जगह पे चला गया। वाइल इंडिया इज इन इट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ वैक्सीनेशन टू कवर हेल्थ केयर वर्कर्स, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर हेल्पिंग अदर कंट्रीज ऑल्सो इनिशिएटिंग फेज 1 ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम आर रजिस्टर्ड वेल एप्रिशिएटेड ग्लोबली। तो इंडिया अभी अपने पहला स्टेज में है जहाँ पे वो वैक्सीनेशन, पहले वैक्सीनेशन स्टेज में क्या था हमारा, पहले हम लोग जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको हम लोग वैक्सीन दे रहे थे, फिर हम लोग किनको दे रहे थे, सीनियर सिटीजन को दे रहे थे, है ना। फिर हम लोग धीरे धीरे जैसा जैसा हाँ बच्चा, फिर ये टीनेज, इनको हम देते रहे।
ठीक है। एंड द अदर कंट्रीज ऑल्सो इनिशिएटिंग फेस ऑन देयर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, अ जेस्चर वेल अप्रिशिएटेड, ठीक है। और फिर इंडिया का जो जेस्चर है बहुत एक क्यूट सा जेस्चर, नॉट क्यूट, इट्स अ वेरी एम्पैथेटिक जेस्चर, तो ये सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि अच्छा, बहुत अच्छा ये बात है कि अपने वैक्सीन प्रोवाइड किया। चलो, इन अ डेमोक्रेसी वन कैन एक्सपेक्ट द बैकलैश ऑफ सेंडिंग वैक्सीन अब्रॉड विदाउट वैक्सीनेटिंग पॉपुलेशन। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि अगर आप अपने पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं देते हो और दूसरे के पॉपुलेशन को वैक्सीन देते हो तो फिर ये एक बैकलैश माना जाता है, ठीक है। नेवरथलेस इंडियाज अप्रोच ओनली reinforce the need of having coordinated global efforts in bringing COVID-19 under control। अच्छा, और इंडिया का तो यही सोच है कैसे हम लोग कोऑपरेशन ब्रिंग करेंगे, ठीक है, सभी देशों से मिलके कैसे हम लोग एक कोऑपरेशन करेंगे ताकि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और तेज़ी से वो बढ़े, ठीक है, और फिर COVID-19 जो है वो कंट्रोल में आए, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स मैनिफेस्ट इंडियाज अनस्टिंटेड कमिटमेंट टू ग्लोबल डेवलपमेंट एंड हैज कंसोलिडेटेड इट्स नेम एज द वर्ल्ड्स फार्मेसी। और फिर ये जो इंडिया का जो एक स्टेप है उसमें क्या किया गया है, इंडिया का नाम एक ग्लोबल फार्मेसी के हिसाब से उनको जाना जाता है इंडिया को, ठीक है। द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टुवर्ड्स वैक्सीनेटिंग द पॉपुलेशन इन द पुअर कंट्रीज हैज जनरेटेड डिस्कशन इन द रिचर कंट्रीज अबाउट द नेसेसिटी फॉर मोर प्रोएक्टिव मेजर्स टू रोल आउट वैक्सीन टू द डेवलपिंग कंट्री। तो क्या है, ये जो इंडिया का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वैक्सीनेशन द पॉपुलेशन इन द पुअर कंट्री में वैक्सीन देना, ये जो इंडिया का एक अच्छा सा एटीट्यूड है, हैज जनरेटेड डिस्कशन, और ये डिस्कशन शुरू हो गया है रिचर कंट्री में, ठीक है, अबाउट द नेसेसिटी फॉर मोर प्रोएक्टिव मेजर टू रूल आउट वैक्सीन टू डेवलपिंग कंट्री। तो रिचर कंट्री ने ये बोलने लगा कि अरे इतने सस्ते में आप उनको दे रहे हो वैक्सीन, तो आप रोल आउट कर लो, डेवलपिंग कंट्री से रोल आउट कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब यही था कि कैसे वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुआ है पूरा कंट्री में, कैसे कैसे चीज़ें शुरू हुआ है, इंडिया कैसे लोगों को मदद किया वैक्सीनेशन में, दैट इज द ऑल वी नीड टू नो। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द पैसेज का पर्पस क्या था, टू एनकरेज वैक्सीन नेशनलिज्म एंड डिस्करेज ग्लोबल कोऑपरेशन। ओके, टू डिस्करेज वैक्सीन नेशनलिज्म। अच्छा, व्हाट इज द वैक्सीन नेशनलिज्म? ओके, ये आपको जानना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया जब अपने ही देश में बस वैक्सीन दे और फिर दूसरे के देश में ना दे, ठीक है, जब अपने ही पॉपुलेशन के बीच में वैक्सीन बांटे, तो ऐसा तो नहीं हुआ था ना, ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया जो है वो डिस्करेज किया था वैक्सीन नेशनलिज्म को और इनकरेज किया था किसको, ग्लोबल कोऑपरेशन को, ठीक है। दिस इज विल द राइट आंसर। ओके, द टर्म इनोक्यूलेशन प्रोसेस, आई हैव टोल्ड यू, अभी मैंने बोला इनोक्यूलेशन क्या होता है, जब आप आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को अपने शरीर में इंड्यूस कराते हो, दैट इज द व्हाट, इनोक्यूलेशन प्रोसेस। ओके ओके, एडवांस्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वैक्सीन बाय डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रेमाइज्ड ऑन होप दैट, ठीक है, प्रेमाइज क्या, ये क्या बोला गया था, एडवांस कंट्री जो है वैक्सीन क्यों परचेज कर रहे थे, उनको ये लगा ना कि अच्छा हम लोग करेंगे तो वैक्सीन अच्छा रहेगा, हमारे इकोनॉमी ग्रो करेगा, है ना, तो क्या होगा, वैक्सीन विल रिस्टोर नॉर्मलसी एंड थ्रस्ट इकोनॉमिक रिकवरी। ओके, वेरी इजी, देखो क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट आया है, बस आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ोगे ना, यू विल गेट इट, ठीक है। द ऑथर क्वेश्चन सेड इंडियाज अप्रोच इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में हैव नेगेटिव रिपरकशंस अमंग, ठीक है। ऑथर्स ने ये भी बोला कि एक डेवलपिंग कंट्री, जो रिचर कंट्री और उनके हिसाब, उनके बराबर के जो डेवलपिंग कंट्री, उनको वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, तो काइंड ऑफ वो अपने पॉपुलेशन के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वैक्सीन आप बाहर पहुंचा रहे हो, वो वैक्सीन अगर आप अपने देश में देते तो एक टाइम में इतने लोगों को आप वैक्सीन दे पाते, जो एक टाइम में आप इतने लोगों को दे पा रहे हो, एक टाइम में आप इतने लोगों को दे पाते। ओके, तो ये बोला गया है पीपल फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया के जो देशवासी है तो उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ गलत किया जा रहा है, ठीक है। ओके, अमंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, द थर्ड गोल रीड्स, अच्छा अभी करंट अफेयर्स में SDG था ना कि SDG कितने टाइप ऑफ SDG है, कितने प्रकार का है, हमारे इंडिकेटर क्या है ना, ये सब आया था अभी, ये पढ़ लेना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल द एजेस। तो SDG में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज रिफ्लेक्ट द रिवर्सल ऑफ द SDG, कौन सा होगा, द आर्ग्यूमेंट ऑफ पब्लिक गुड एंड ग्लोबल कोऑपरेशन हैव गॉन आउट ऑफ द विंडो नाउ, एडवांस कंट्रीज हैव टर्न देयर बैक आउट द नीड ऑफ द पुअर कंट्री टू एक्सेस COVID-19 वैक्सीन, ये भी है, द advance purchase contract made by some advanced countries for potential vaccine would vaccinate their population many times। हाँ, तीनों सही है, तो all of the above will be right answer, ठीक है। चलो, तो
तीसरा पैसेज भी हमारा खत्म, ठीक है। देखो हम हो सकता है एक एक पैसेज को हम 10 मिनट में कवर कर रहे हैं, ठीक है, बट यू हैव टू कवर इट विद इन 5 मिनट्स, ओके। 7 मिनट्स हम नहीं बोलेंगे, आप तो नहीं बोलेंगे, एकदम नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपका जितना स्टेज बढ़ेगा उतना आप कोशिश करो कि 5 मिनट्स के अंदर। देखो मैं जब ये पैसेज को पढ़ रही थी ना अपने रूम में बैठे, तब तो हमको समझाना नहीं था आपको, है ना। तो जब मैं पैसेज पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये जो है ये एक बार हम बस पूरा जल्दी से पढ़ लेंगे विद इन 1 मिनट, एंड फिर आपको 2 से 3 मिनट लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, मतलब 3-4 मिनट लगभग, तब भी आपको 5-7 मिनट मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो, Following the transition into democracy with the inauguration of Nelson Mandela as president in 1994, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन इनटू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का 4 स्टेज है ना ट्रांजिशन का, तो 1994 वाला जो ट्रांजिशन है, और फिर उस टाइम जब नेल्सन मंडेला एज प्रेसिडेंट इनोग्रेट हुए थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका वॉज फेस्ड विद द टास्क ऑफ डीलिंग विद इट पास्ट। अच्छा, साउथ अफ्रीका का पास्ट क्या रहा है? स्लेव ट्रेडिंग रहा है, इनइक्वालिटी रहा है। तो अभी भी 1994 में भी साउथ अफ्रीका अपने पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, ठीक है। एज वेल एज अंडरटेकिंग सम एक्शन टू डील विद द स्ट्रक्चरल सोशल इंजस्टिस, और फिर वो लोग कुछ ना कुछ स्टेप भी ले रहे थे कैसे हम लोग सोशल इंजस्टिस को कम कर सकते हैं, ठीक है। द ट्रूथ रिकॉन्सिलिएशन कमीशन TRC heralded as the most ambitious and organized attempt to deal with crimes of the past regime। मतलब TRC जो है वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए कैसे पास्ट में जो इंजस्टिस हुआ है वो कम किया जाए या फिर उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। थ्रू अ कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ came into force in 1995 in South Africa, okay, emerging as a political strategy to acknowledge past suffering whilst promoting a future based on the concept of social justice, the rule of law and reconciliation, the commission has struggled to fulfill objective। और फिर ऐसे धीरे धीरे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के साथ साथ भी उन्होंने ये भी कोशिश की कैसे इनजस्टिस को हम लोग बढ़ावा ना दें और जस्टिस को हम लोग प्रिवेल करें, ठीक है। Although the TRC incorporated these broader concerns into the mandate of its 3 subcommittees, they were disregarded in practice, okay। This subcommittee, which reflected concern for human rights violation, amnesty and reparation and rehabilitation, तो 3 कमेटी जो बना था, ठीक है, TRC का, वो क्या क्या कमेटी है उनका? एक क्या है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन, एक है एमनेस्टी एंड रिपेरेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ओके। वे नॉट कपल्ड विद सम फॉर्म ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। द पब्लिक ट्रांजिशन फ्रॉम द apartheid established through a negotiated settlement rather than a revolutionary process frame the commission's power, okay। Shaped by the historical context of this particular transition, TRC was careful not to rock the structural boat, okay। TRC बहुत ज़्यादा केयरफुल थे कि स्ट्रक्चरल बोर्ड, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है उसको कहीं से भी हिलाया ना जाए, खराब ना किया जाए, ठीक है। रादर देन परसुइंग ट्रूथ एंड जस्टिस, और फिर हिलाया ना जाए और हम लोग ये कोशिश करें कि ट्रूथ जो है और जस्टिस जो है वो हम लोग परस्यू करें, आगे बढ़ाए उसको लेके, ठीक है। As an integrated feature of social transformation, the commissioners and to a greater extent the government of South Africa maintained an agenda that avoided a challenge to the status quo। और फिर गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका जो है वो एक एजेंडा स्थापित किया है जहाँ पे स्टेटस क्वो जो है उनको एक चैलेंज मिला है। व्हाट इज स्टेटस क्वो? एग्जिस्टिंग स्टेटस हो सकता है। स्टेटस को मतलब मानो कि अभी के ज़माने में जो स्टेटस है, उनके टाइम में जो स्टेटस था कि कैसे बड़े लोगों का कैसा स्टेटस था, गरीबों का कैसा स्टेटस था, वो चीज़ जो है होता है वो स्टेटस क्वो होता है, ठीक है। Okay, a focus on restorative justice was taken by the commission with an emphasis placed on mechanism to restore victim। और फिर TRC जो कमीशन है, एक मिनट, ओके, TRC जो कमीशन है उनके थ्रू क्या हुआ है कि एम्फेसिस जो है वो लेट किया गया है किसके प्रति? मैकेनिज्म टू रिस्टोर विक्टिम को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, जो लोग विक्टिमाइज हुए हैं उनको रिस्टोर करने के लिए, एंड सर्वाइवर्स थ्रू रिपेरेशन पॉलिसी, स्टेट लेड एक्नॉलेजमेंट ऑफ सफरिंग एंड कंडेमनेशन टुगेदर विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम दैट इम्प्लीमेंटेड सच वाइडस्प्रेड फॉर्म ऑफ अब्यूज। और TRC ने ये भी देखा कि जैसे कि इनजस्टिस होता था, इन लोगों के साथ जस्टिस नहीं होता था, तो कैसे उन लोगों के जो जस्टिस है वो फिर से प्रिवेल किया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए उनके लिए, ठीक है। द प्रायोरिटी ऑफ चेंजिंग द अपार्थाइड कंडीशन ऑफ ग्रॉस इनइक्वालिटी एंड द operation provided a backdrop to the approval of TRC by those who had suffered, okay। More difficult to expect was the provision of the amnesty to those who were undertaking violation of human right, okay। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा चीज़ एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या बोला गया था? उस पर 3 सब कमेटी था, एक है ह्यूमन राइट वायलेशन, एक है एमनेस्टी और एक था क्या हमारा रिपेरेशन, ओके। तो इधर ये भी बोला गया है कि जो लोग
डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट वॉज द प्रोविजन ऑफ एमनेस्टी टू दोज हु वर अंडरटेकन वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट। और फिर इधर जो वायलेशन क्या है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, उनको एमनेस्ट भी मिल रहा है, तो ये चीज़ मानने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा है। व्हाट इज एमनेस्टी? जब आपको ऑफिशियली पर्डन मिल जाता है जेल से, ठीक है। ओके ओके, द प्रोसेस प्लेस एमनेस्टी वायलेशन एंड इज कैरिड टू perpetrators in exchange for full story with stick of persecution for those who did not कम फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसमें बस इतना बोला गया है कि कैसे आप ह्यूमन राइट्स को रिस्टोर कर सकते हो, कैसे आप साउथ अफ्रीका जो इनजस्टिस हुआ था वो आप रिस्टोर कर सकते हो। इनजस्टिस को नहीं रिस्टोर करना है, जस्टिस को रिस्टोर करना है, ठीक है। और कैसे जो सब कमेटी है वो कैसे काम कर रहा है फॉर दिस थिंग्स, ठीक है, ये सब आपके इसमें बोला गया है। बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक टॉपिक है साउथ अफ्रीका के। ओके, द स्टेटस क्वो वाज एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, मैंने आपको अभी बताया व्हाट इज स्टेटस क्वो। ओके, व्हाट इज स्टेटस क्वो? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन, ठीक है, जो पहले से एग्जिस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग दिस डिस्क्राइब टोन ऑफ ऑथर? ऑथर का टोन क्या था? क्रिटिकल था। ओके, एक बात बताओ, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है, जो पॉजिटिव अप्रोच इसमें नहीं था। थ्रेटनिंग मतलब होता है किसी को ना तुमको मार देंगे, हम तुमको गोली चला देंगे, ऐसे जो बोलते हैं ना, तो ये सब क्या होता है? थ्रेटनिंग वाला चीज़ होता है, जो भी इसमें नहीं था। इसमें कहीं नहीं बोला गया कि तुमको हम जेल में डाल देंगे। क्या बोला गया था? जस्टिस को रेस्टोर करेंगे, है ना, मतलब थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोला गया था, बट स्टिल इट इज़ क्रिटिकल। ओके, कंपैशनेट मतलब प्यार से, पैशन से नहीं, ऐसा नहीं बोला गया था, ठीक है। एंड क्रिटिकल, यस, क्रिटिकल विद द राइट आंसर, ठीक है। क्रिटिसाइज किया गया, कोई चीज़ों को क्रिटिसाइज किया गया इधर भी, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रॉडर कंसर्न ऑफ ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन, ठीक है। तो कौन सा कंसर्न नहीं है टीआरसी का, ठीक है, टीआरसी का कंसर्न कौन सा नहीं है? To deal with crimes of past regime to a concept of truth, to acknowledge past suffering, to emerge as a political strategy for the reconciliation of rule of law. Obviously political strategy को emerge करना था, है ना, rule of law के तहत। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लिस्ट लाइकली टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? आपको पैसेज से कौन सा चीज़ इन्फर करने में नहीं मिलेगा, या फिर लिस्ट लाइकली बहुत कम आपको मिलेगा। ओके, द टीआरसी इग्नोर सम ऑफ द ब्रॉड कॉन्सर्न, नहीं, टीआरसी ने ये इग्नोर नहीं किया था, ठीक है, दिस विल बी नॉट द राइट आंसर। द सब कमिटीज ऑफ टीआरसी लैक्ड एन एजेंडा, नहीं, नो नो नो, ठीक है। ओके, एंड देन टीआरसी मेड अर्नेस्ट एफर्ट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, यस, टीआरसी ने अर्नेस्ट एफर्ट किया था टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने ये बोला कि लिस्ट लाइक टू इन्फर्ट, इसका मतलब ये कौन सा चीज़ आपको देखने को मिलता है पैसेज में, ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। ओके, तो व्हाट डज एमनेस्टी मीन? एमनेस्टी मैंने आपको समझाया कि जब आपको ऑफिशियल पार्डन मिलता है आपकी जेल से, ठीक है, तो दिस इज द ऑफिशियल पार्डन, द एमनेस्टी मीनिंग, ठीक है। ये था कि आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को समझा के देखो। ऐसा होता है कि व्हेन वी विल प्रैक्टिस इन द क्लास इन लाइव सेशन, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1-2 पैसेज दिन में लाएंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि क्या है क्या नहीं है, द बैकग्राउंड, द टोन एंड एवरीथिंग, ठीक है, क्या हो सकता है पॉसिबल क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को देखे बिना ही हम लोग अपने अंदर एक ऐसा चीज़ रिस्टोर करेंगे, ऐसा चीज़ हम लाने की कोशिश करेंगे कि एक पैसेज को देख के हमको ये पता चल जाए कि व्हाट विल बी द पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज, इस पैसेज से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है व्हेन यू रीड एनी कम्प्रिहेंशन, ठीक है। चलो, ओके, इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन द करेंट पैंडेमिक हैज मेड 3 थिंग्स क्लियर। एजुकेशन की डोमेन में जो पैंडेमिक था, अच्छा ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 21 का क्वेश्चन में आप देखोगे तो पैंडेमिक, वैक्सीन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन, इन सब रिलेटेड 3 पैसेज आया था, ठीक है, और क्वेश्चन भी वैसे ही आएगा, ठीक है। तो जैसा जिस टाइम में जो करंट अफेयर्स चलता है ज़्यादा, उसके हिसाब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, 3 things clear. It is proved beyond any doubt that we need schools, irrespective of which country one talks about. Student and parents want schools to open and function in full globally with appropriate precaution. तो इसमें क्या बोला गया है कि जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम लोग ये चाहते हैं कि स्कूल खोले और स्कूल के अंदर प्रिकॉशन लिया जाए। Secondly, it has shown that technology may prove to be useful in education if it is employed thoughtfully. और इस पर ये भी देखा गया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो स्कूल में भी हम लोग चला सकते हो, पर उसको अगर अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो।
Random surfing of the internet may lead to a collection of pieces of information that do not add up to any meaning. तो random अगर आप इंटरनेट पे सर्फ करते रहोगे, इंटरनेट में ये वो सर्च करते रहोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको कुछ अच्छा चीज़ नहीं मिलेगा सीखने को, है ना. As Noam Chomsky says, you cannot pursue any kind of inquiry without a relatively clear framework that is directing your search and helping you choose what is significant and what is not. तो नोआम कॉम्स्की ने क्या नाम है, स्कॉम्स्काई, ओके, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो क्योंकि ये हमको लग रहा है कि रशिया के कोई नाम होंगे, ठीक है, जो भी हो. ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि एनी काइंड ऑफ यू कांट परस्यू, आप कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते इंटरनेट पे कि कौन सा चीज़ आपको चाहिए, कौन सा चीज़ आपको नहीं चाहिए. जो आप सर्च करोगे वही आएगा, ठीक है, या फिर जो आप सर्च करोगे आपको रिकमेंडेशन में भी वही आएगा, ठीक है. एंड हेल्पिंग यू चूज व्हाट इज सिग्निफिकेंट एंड व्हाट इज नॉट. मोर ओवर देयर कैनॉट बी एनी हेगेमोनिक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेटेरोजेनिटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है. तो इधर क्या बोला गया है कि कोई ऐसा सोल्यूशन, हर एक लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेटेरोजेनिटी मतलब होता है कि लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी. हेटेरोजेनिटी मतलब क्या होता है, अलग अलग चीज़ें. होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, सेम चीज़ें, ठीक है. तो क्या बोला गया कि लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी के लोगों के प्रति आप एक ही तरीके का चीज़ को नहीं थोप सकते हो कि आपको यही देखना है, आपको यही टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, ठीक है. टेक्नोलॉजी मस्ट हेल्प अस टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल. टेक्नोलॉजी जो है वो हमको ये हमको सीखना है टेक्नोलॉजी से कि कैसे हमको रिस्पेक्ट करना है इंडिविजुअल, पीयर ग्रुप एंड कम्युनिटी नीड्स एंड एस्पिरेशन, ठीक है. थर्डली, अ कन्वर्जेंस ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक, civil society and private enterprises will have to take place if we wish technology to meaningfully mediate between school and home, particularly among underprivileged groups, ठीक है. चलो, the concept, structure and functioning of school college should not be trivialized in any way, ठीक है. ये जो कॉन्सेप्ट है स्कूल एंड कॉलेज, कहीं से भी इसको कम नहीं होने देना है, ठीक है, इसको चलाना है सामने आगे. This institution has survived since ancient times in spite of proposals for deschooling of various kind. It is true that schools to a great extent perpetuate the status quo and as even Illich observed encourage consumerism and obedience to authority. But it is also true that those who produce some of the most revolutionary moments in history, including quantum jumps in knowledge, also went to school. तो इसमें क्या बोला कि स्कूल इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग स्कूल को नहीं सपोर्ट करते. डिस्कूलिंग मतलब स्कूल को बंद कर देना, ठीक है, नहीं सपोर्ट करते. पर हिस्ट्री में अभी तक ये रिकॉर्ड है कि कहीं कोई भी कोई चीज़ आविष्कार की है तो वो स्कूल गए हैं, ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं गए हैं वो, ठीक है. द काइंड ऑफ वेव ऑफ लर्नर्स इलिच इमेजिन्स में इन फैक्ट हैव इट्स रूट्स इन स्कूल. हर एक व्यक्ति का जो रूट होता है, ठीक है, वो स्कूल में लाई करता है, ठीक है. देयर आर ऑल्सो पीपल हु ट्रिवियलाइज schools for the kind of investment they demand in terms of space, buildings, teachers, libraries and labs and other infrastructure, ठीक है. One thing you never forget is the school you went to. आप अपने जीवन में एक चीज़ कभी नहीं भूल सकते हो कि कौन से स्कूल में आप गए थे, कौन से दोस्त से आप मिले थे, एंड द काइंड ऑफ टीचर्स हु टॉट यू, और जो टीचर्स आपको टीच किए थे, ठीक है. काइंड ऑफ टीचर्स हु लव्ड यू, द काइंड यू मॉक्ड विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है. एंड यू रिकलेक्ट नॉस्टैल्जिकली द स्पोर्ट्स एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज यू टुक पार्ट इन. ओके, सम ऑफ यू may still have preserved your school bleisures, trophies and photographs with a sense of joy. It is important to see school holistically. It is not a set of atomic items of rooms, library, assembly halls, canteen and playground. It is all of this but a symbiotic relationship with each other, the contours of which are often far too obvious and often simplified mysterious. Okay, इसमें क्या बोला गया है कि सभी लोग स्कूल जाना पसंद करते, सभी लोग वो दिन याद करते हैं जहाँ पे वो टीचर को, कौन से टीचर को वो प्यार करते थे, कौन से फ्रेंड के साथ वो बैठते थे, कौन से फ्रेंड के साथ वो मॉक करते थे, कौन से ब्लेजर वो पहनते थे, जो ब्लेजर वो अभी तक प्रिजर्व करके रखे, कौन सी ट्रॉफी उनको मिला था. स्कूल जो है वो सिर्फ एक एटम नहीं है ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स नहीं. स्कूल ये नहीं है कि स्कूल में लाइब्रेरी होगा, रूम होगा, बस. स्कूल एक इमोशन है, एक कनेक्शन है, ठीक है, एक सिंपैथी है, एक एम्पैथी है, ठीक है. चलो, तो यही हमको मिला था कि स्कूल कितना इंपॉर्टेंट है कि इंसान के लाइफ में, एक व्यक्ति के लाइफ में, एक व्यक्ति में व्यक्ति निर्माण के लिए एक स्कूल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. Okay, which of the following is the author trying to suggest by quoting Noam Chomsky? तो नोम चॉम्स्की क्या बोला था और ऑथर नोम चॉम्स्की के थ्रू क्या बोलना चाह रहा था. ओके, technology should be purposively structured manner education. Okay, a relatively clear framework
pursues any kind of inquiry. Technology help to choose what is significant and reject what is not significant. Technology must help us to respect individual peer group. अच्छा, technology क्या है? Shall be used purposely structured manner in education. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, टेक्नोलॉजी शैल बी यूज्ड इन पर्पसिवली, ठीक है, स्ट्रक्चर मैनर एंड इन एजुकेशन. Okay, which of the following is not a premise of author's argument in favor of need for school and college? ठीक है, which of the following author के argument में favor of school and college में क्या है? अच्छा, क्या नहीं है? ओके, तो क्या है? स्कूल एंड कॉलेजेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशलाइजेशन. ओके, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस has shown perseverance. The current pandemic has proved that students and parents want school and colleges. ओके, क्या नहीं है? ये तीनों तो है, सभी को स्कूल चाहिए, सभी को कॉलेज चाहिए, है ना. पर ये रैंडम सर्फिंग ऑफ द इंटरनेट में लीड टू कलेक्शन ऑफ मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द पैसेज. ओके, द एक्सप्रेशन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेट्रोजिनिटी, मैंने आपको अभी बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेट्रोजिनिटी. बातों को समझो. लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है? लैंग्वेज बच्चा, ठीक है, लैंग्वेज. कल्चरल मतलब हमारे ट्रेडिशन, और हेट्रोजिनिटी मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला के, नॉट द सेम थिंग, एंड इट इज डाइवर्सिटी. ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. अगर इधर लैंग्वेज एंड ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी में लिखा रहता तो वो भी आपका आंसर होता. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लर्निंग आउटकम फ्रॉम पैंडेमिक. ओके, तो लर्निंग आउटकम फ्रॉम द पैंडेमिक कौन सा नहीं है? ठीक है, which of the following is not the learning outcome of the pandemic? Parents and students from around the world need schools. Technology is undoubtedly and absolutely useful in education. Technology may be used meaningfully to mediate between school and home among underprivileged group. नहीं, underprivileged group कहीं नहीं बोला गया. ठीक है, बस इतना बोला गया है कि टेक्नोलॉजी को आप अनडाउटली एंड एब्सोल्युटली एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, पर अगर उससे कुछ अच्छा आपको मिले तब. ठीक है, ओके, द एक्सप्रेशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायोटिक. अच्छा, मैं आपको, अगर आपको नहीं याद है तो आप जियोग्राफी में कोरल रीफ पढ़े होंगे ना, तो कोरल रीफ में और जो सराउंडिंग उनके है फोटोसिंथेसिस कोरल रीफ, तो क्या होता है उनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप काम करते हैं. व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? मतलब उसको भी इससे कुछ मिल रहा है, इसको भी उससे कुछ मिल रहा है, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा ही हो रहा है. ठीक है, तो क्या होगा? म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप. ठीक है, ये होता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ओके, एंड द लास्ट, हाँ, द लास्ट पैराग्राफ. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ जो है थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इसको एक बार हम लोग अच्छे से देख लेंगे. ठीक है, okay, a new report forecasting that India can create million more jobs over the coming years in the gig economy underscores a fundamental shift in the nature of economy. इसमें ये बोला गया है रिपोर्ट में कि इंडिया जो है बहुत मिलियन ऑफ जॉब क्रिएट कर सकते हैं इन द कमिंग ईयर. ठीक है, इन द गिग इकोनॉमी. व्हाट इज द गिग इकोनॉमी? गिग इकोनॉमी मतलब होता है एक फ्रीलांसर, कोई व्यक्ति जो जिनके पास एक परमानेंट नौकरी नहीं होता, एक टेम्पररी नौकरी होता है, जो फ्रीलांसर के जैसे काम करते हैं. ठीक है, और जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है. ठीक है, तो ये होता है क्या? सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, ये होता है वो गिग इकोनॉमी जहाँ पे लोग काम करते हैं, ऐसे लोग काम करते हैं, उसको हम लोग गिग इकोनॉमी बोलते हैं. ठीक है, अंडरस्कोर्स अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द नेचर ऑफ वर्क. ओके, व्हाइल ऑटोमेशन स्विफ्ट थ्रू factory floors and BPOs reduce manpower requirements, e-commerce, ride-hailing and food delivery apps, streaming media and fintech have created lakhs of temporary jobs in the sector. तो BPO के द्वारा ये सब सेक्टर में बहुत सारे जॉब क्रिएट किया गया है. ठीक है, although the jury is still out of the quality of life accorded by such gigs and the social security benefits they accord, recall that informalization of jobs started much earlier. इसमें सब आपको ये मिलेगा कि कैसे गिग इकोनॉमी एक इंडिया में चलता है, इसमें कैसे जॉब क्रिएट होता है, कहाँ कहाँ पे गिग इकोनॉमी का अच्छे से जॉब क्रिएट हुआ है, ये सब आपको बताया गया है इस पैराग्राफ में. ओके, फिर एक रिपोर्ट आता है जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड माइकल एंड सुशन डेल फाउंडेशन
ये प्रेडिक्ट करता है कि 90 मिलियन फ्लेक्सी एंड गिग जॉब्स इन अ डिकेड फ्रॉम 8 मिलियन नाउ, कंट्रीब्यूटिंग ट्रांजैक्शन वैल्यूड एट मोर देन 250 बिलियन एंड एन एडिशनल 1.25% टू इंडियाज जीडीपी। तो उन्होंने ये बोला कि 90 मिलियन जो गिग इकोनॉमी जॉब हमारे वर्ल्ड में हुआ है, पिछले बार 8 मिलियन था और फिर अभी एक डिकेड में मतलब 10 साल में वो 90 मिलियन हो गया है, ठीक है। और फिर इतना ही जो हमारे इंडिया में जो गिग इकोनॉमी काम करते हैं वो 1.25% वो रेवेन्यू ऐड करता है टू जीडीपी, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशंस आर हार्ड टू प्रेडिक्ट. A decade ago, few, if any, had divined these new jobs. Accepting change as the sole constant is equally critical to create the socio-economic framework that can support such jobs. ठीक है. Expecting startups fueled by venture capital and presently unprofitable to treat gig workers as regular employees isn't practical. अभी के टाइम में जहाँ पे स्टार्टअप जो है वो fueled by venture capital के द्वारा fueled है और फिर वो अनप्रॉफिटेबल है, ठीक है। और इस टाइम में आप गिग वर्कर को रेगुलर एम्प्लॉय बनाओगे, परमानेंट एम्प्लॉय बनाओगे, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो पैसा उनको नहीं दे पाओगे, सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे, तो प्रैक्टिकल भी नहीं है, ठीक है। Such moves could impede innovation and investment. But if central and state government could deliver in areas like public health, education, insurance, and food security, anxieties generated by unsteady irregular employment can be managed better. तो better क्या बोला गया है कि हम लोग भले ही जो स्टार्टअप है भले ही गिग इकोनॉमी को ऐसा रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बना सकते हैं, बट पब्लिक और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये कोशिश करे कि वो कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब कुछ अपना इंश्योरेंस दे, ठीक है, अपना जो चीज़ें हैं वो डिलीवर करे, फ्री ऑफ कॉस्ट में डिलीवर करे या फिर विद सिक्योरिटी डिलीवर करे, तो इन व्यक्तियों के लिए जिनके पास रेगुलर जॉब नहीं है उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर्स नेशन वाइड लॉकडाउन व्हेन द सडनली अनएम्प्लॉयड माइग्रेंट वर्कर्स पैनिक्ड एंड बोल्टेड अनट्रस्टिंग द प्रॉमिस ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ देम सर्व्ड आउट दिस लेसन इन पॉइगन इन डिटेल। और फिर लास्ट ईयर जब नेशन वाइड मतलब पूरा नेशन में ऐसा हुआ था कि अनएम्प्लॉयड माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर गए थे काम करने अपने घर से दूर और फिर वो उधर से अनएम्प्लॉयड हो गया है, ठीक है, उनके पास काम नहीं है, तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और फिर वो लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट के जो प्रॉमिस था उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, ठीक है। Okay, the gig economy does promise flexibility and improved choices for many women and part-time workers. Every technology revolution till date has effaced some jobs and created plentiful others. There is room for optimism in the rapidly emerging tech-mediated world, but only upon strengthening and support of educational and health infrastructure. तो क्या बोला गया है कि बहुत सारे जो gig economy है उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉब को प्रोवाइड किया है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कभी भी काम कर सकते हो, कोई भी टाइम में आप काम कर सकते हो, तो बहुत सारे वुमेन को भी प्रोवाइड किया है, बहुत सारे पार्ट टाइम वर्कर्स को भी प्रोवाइड किया है। तो एवरी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ठीक है, जॉब जो है वो कहीं ना कहीं हर एक टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप में कहीं ना कहीं जगह पे जितना जॉब कम होता है उससे ज़्यादा जॉब वो लोग प्रोवाइड भी करते हैं। देयर इज़ रूम फॉर ऑप्टिमिज्म, कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म के लिए जगह है अभी तक, मतलब पॉजिटिविटी के लिए अभी तक जगह है, ठीक है। इमर्जिंग टेक मेडिएटेड वर्ल्ड बट ओनली अपॉन स्ट्रेंथनिंग द सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, अभी तक पॉजिटिविटी के लिए जगह है, पर कब जगह होगा जब गवर्नमेंट जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो और ज़्यादा उन पर ध्यान देंगे, ठीक है, और ज़्यादा उन पर थोड़ा सा वो लोग अपना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे ताकि आम आदमी को पैसा कम खर्च करना पड़े, तो फिर हो सकता है कि गिग इकोनॉमी जो है वो काइंड ऑफ सही है, सेफ है, पॉजिटिविटी वो लाएंगे, ठीक है। तो ये सब बोला गया पैसेज में। ओके, रिपोर्ट बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड माइकल सुजन डेल फाउंडेशन, उन्होंने क्या बोला था कि प्रेडिक्ट मैसिव राइज इन गिग जॉब इन अ डिकेड। क्या बोला गया था, 80 मिलियन से 90 मिलियन तक क्या हुआ है, जॉब ज़्यादा बढ़ा है, तो मैसिव राइज, ठीक है, ये हमारा पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एज अ क्वेश्चन बाय द ऑथर, ऑथर ने क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, मतलब क्या चेतावनी दिया है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस एंड फूड सिक्योरिटी। ओके, फिर एक्सपेक्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ गिग वर्कर एज अ रेगुलर एम्प्लॉय कुड इम्पीड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट। फिर क्या बोला गया है,
Okay, if education health infrastructure support is not strengthened, gig economy will fail. Okay, फिर it is critical to create the socio political framework that can support gig जॉब. ओके, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में क्या बोला गया है कि जो गिग इकोनॉमी है उसको अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय के जैसे ट्रीट करोगे तो वो इनोवेशन भी अच्छे से बना पाएगा, इन्वेस्टमेंट भी उसका अच्छे से बन पाएगा. ठीक है. ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब गिग इकोनॉमी. गिग इकोनॉमी को कैसे आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो? तो पहला जो आप देखोगे, इनफॉर्मली स्ट्रक्चर इकोनॉमी विद स्किल बेस्ड शॉर्ट टर्म फ्रीलांस लेबर मार्केट. तो ये आपका सही उत्तर है. ठीक है. देन द टोन ऑफ पैसेज. पैसेज का टोन क्या है बोलने का? देखो, साइनिकल नहीं है, ये क्रिटिकल भी नहीं है, कहीं क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, कमेंट नहीं किया गया. ठीक है. स्कॉर्नफुल भी नहीं है. ठीक है, कहीं भी खराब कुछ नहीं बोला गया. तो सैंग्विन बोला गया. सैंग्विन मतलब क्या होता है? आप कोई चीज़ को पॉजिटिव अप्रोच रखते हो, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हो. ऑब्वियसली जब आपका गिग इकोनॉमी के बारे में बताया जा रहा था, नीचे वाला जो भी है वो आप थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच आप रखे हो. ठीक है. Then, according to the passage, which of the following comes as a concern related to gig economy? Gig economy के लिए क्या concern रहा है? एक तो है lack of education and health infrastructure. ये तो gig economy का concern नहीं है. ठीक है. Temporary nature of work ये भी नहीं है. Gig economy में जो लोग काम करते हैं उनको जो quantity of life and social security face करना पड़ता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है? ओके, concerned है. तो the right answer will be C. ठीक है. इसके आगे और कोई क्वेश्चन है नहीं. तो आज हमारा पैसेज इतना तक था. ठीक है. फिर हम लोग आगे लेक्चर में और भी कंटिन्यू करेंगे, और भी चीज़ सीखेंगे, और भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो तब तक आप लोग बने रहो, मालवीय एकेडमी में आप लोग बने रहो फॉर द बेस्ट क्लैट प्रिपरेशन. ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय.